हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एंगल का रिलेशन बिटवीन द एंगल्स इन्वॉल्व। जितने एंगल इस प्रिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, एंड देन यूजिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फॉर एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वी कंक्लूड और वी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रिज्म फार्मूला मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एंगल का रिलेशन फाइंड करेंगे एक पार्ट, एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंटल पार्ट जिससे हम एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। फिगर हमें क्या दिखा रहा है, फिगर शोज ABC इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n, और इस प्रिज्म को हमने किस में केप्ट किया है, एयर मीडियम में। किस में रखा है, एयर मीडियम में। ओके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB एंड AC आर इंक्लाइंड एट एंगल A। ओके, AB एंड AC इज इंक्लाइंड एट एंगल, इस एंगल का वैल्यू होगा A। So AB and AC is a refracting face which is inclined at angle A, which is refracting angle of prism. A is a refracting angle of prism और simple angle of prism। इसे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ अब इस AB और AC को हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है MN एंड M'(n). MN AB को नॉर्मल है एंड M'(n) BC को नॉर्मल है। ओके, ये दो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। और ये जो हमारे सरफेस है BC, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल के सामने वाला जो फेस जो रिफ्रैक्शन में यूज़ नहीं होता उसे हम कहते हैं बेस। तो BC क्या है, हमारा बेस है, BC बेस। नाउ अ मोनोक्रोमैटिक रे PQ फर्स्ट इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB और फर्स्ट स्ट्राइक फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, देन इट इज पास इन द प्रिज्म और it is normal passing through a point of incidence Q. So it pass through incident point Q और यहाँ से ये पास करेगी अप टू R पे वंस अगेन रिफ्रैक्शन होगा, R से ये कहाँ जाएगी, S की तरफ। तो देखो पहले PQ इंसिडेंट हो रही Q पॉइंट पे, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा रेयर टू डेंसर मीडियम, देन Q टू R ये रे इनसाइड प्रिज्म ट्रैवल करेगी और यहाँ से वंस अगेन रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इस रे को हम कहेंगे PQ इज़ अवर इंसिडेंट रे, QR इज़ अ रिफ्लेक्टेड रे एंड RS इज़ अ इमर्जेंट रे। RS क्या है, इमर्जेंट रे। PQ इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे एंड RS इमर्जेंट रे। ये समझ में आ गया। तो अब हम एंगल का स्टडी करते हैं। जब इंसिडेंट रे यहाँ Q पॉइंट पे इंसिडेंट होती है तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड PQ इज I, इट इज़ नोन एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे का जो एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो R1 R2 दोनों क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब देखो ये PQ रे अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल करती। PQ रे कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, PQT, ऐसी ये ट्रैवल करती अगर ये प्रिज्म नहीं होता। लेकिन ये प्रिज्म है इसलिए ये PQ से कहाँ डाइवर्ट हो गई, RS। PQ जा रही थी, फाइनली कहाँ डाइवर्ट हो गई, RS। तो कितना डेविएशन होगा, तो डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा। दिस इज नोन एज अ एंगल ऑफ डेविएशन। तो PQ इस डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन बिकॉज ऑफ प्रिज्म वो RS डायरेक्शन में जाने लगी। तो कितना ये डेविएट हो गई, तो इस रास्ते से ये डेल्टा इतना एंगल डेविएट हो गई। तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो सारे टर्म समझ में आ गए, क्या लिखे हमने, सारे टर्म समझ में आ गए। वंस अगेन मैं इसको बोलता हूँ ABC प्रिंसिपल सेक्शन। स्मॉल n इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, देन A इज़ द रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म, I incidence angle of incidence, then PQ is a incident ray, okay, QR refracted ray, R1 R2 angle of refraction, then RS emergent ray, E angle of
इमरजेंस एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। सारे टर्म समझ में आ गए? ये देखो ये सारे टर्म हैं हमारे। ओके, तो इतने टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना। नाउ इन क्वाड्रिलैटरल AQNR, AQNR दिखाई दे रहा है? क्वाड्रिलैटरल AQNR, ओके। AQNR क्वाड्रिलैटरल में क्या रिलेशन होता है? सामने वाले एंगल क्या होते हैं? सामने वाले एंगल की अगर हम एडिशन करें तो 180 आता है। Q और R एंगल की अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा। A और N एंगल की अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा। तो यही रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब यहाँ मैंने छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है वही केस का, AQNR। इन क्वाड्रिलैटरल AQNR A प्लस QNR इज इक्वल टू 180। सामने वाले एंगल का टोटल कितना होता है? 180। सो A प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1। ओके, अब हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ये देखो यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, QNR एक ट्रायंगल है हमारा QNR, ये एक ट्रायंगल है नीचे वाला, और QXR ये ऊपर वाला ट्रायंगल है QXR। दोनों ट्रायंगल अच्छी तरह से देख लो। इन दोनों ट्रायंगल का अब हम यूज़ करने वाले। तो पहले हम QNR का स्टडी करते हैं। नाउ ये देखो QNR ऐसा ट्रायंगल है, इसी में ये है R1, ये हमारा R2। तो इन ट्रायंगल QNR R1 प्लस R2 प्लस QNR इज इक्वल टू 180। दोनों रिलेशन समझ में आ गया? R1 प्लस R2 QNR प्लस QNR इज इक्वल टू 180। इन ट्रायंगल तीनों एंगल की अगर हम एडिशन करते तो कितना आता है? 180। ये आपको पता है, प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। सो अभी इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, क्या होगा? A प्लस QNR 180, R1 प्लस R2 प्लस QNR इज इक्वल टू 180। अगर इन दोनों को इक्वेट करें हम कैसे, तो 180 की जगह हम ये पुट करते। देखो ये कैसे होगा? R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू 180 की जगह मैं पुट कर देता हूँ एंगल A प्लस QNR। तो ये QNR कट, बचा क्या? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो गया हमारे इक्वेशन 3। यहाँ तक समझ में आ गया? सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो एक क्वाड्रिलैटरल लिया और नीचे वाला मैंने ट्रायंगल लिया, उनको कंपेयर कर दिया। अब हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे। ओके, ऊपर वाला ट्रायंगल हमारा मैंने कहा था QXR। QXR देखो कैसा है। अब हमारा QXR एंगल कैसा है? इस तरह से। ओके, QXR और ये है T। इस एंगल को हम कहते हैं डेल्टा। ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ जो एंगल है वो है I, और यहाँ जो अपोजिट एंगल है नॉर्मल की तरफ ये है E, इमर्जेंट एंगल। टोटल एंगल I, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? I, और ये वाला एंगल हो जाएगा E। लेकिन ये एंगल है R1 और ये हाफ एंगल है R2, नीचे वाला एंगल। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये एंगल I माइनस R1 और ये होगा E माइनस R2। ये समझ में आ गया? ये होगा I माइनस R1 और E माइनस I2। मेन एग्जांपल में, मेन डायग्राम में देख लेते हैं वंस अगेन। अब देखो ये हमारा I एंगल है, ये हमारा R1 है, ये हमारा E एंगल है, ये हमारा R2 है। तो अगर ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा? I, तो इसका अपोजिट एंगल I, ये टोटल एंगल I, उसमें से R1 मैंने निकाल दिया तो क्या मिलेगा? I माइनस R1। अब ये एंगल E, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? E अपोजिट। E में से मैंने R2 हटा दिया तो E माइनस R2। ये मेरा दो एंगल मिल जाएंगे, I माइनस R1, E माइनस R2। और ये हमारा डेल्टा क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो अब QRX में हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करेंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू
I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल का टोटल है ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये आपको पता है जो अपोजिट साइड में होते हैं उसके इंटीरियर एंगल के सम इतना होता है। तो वही थ्योरम हम यूज़ करेंगे अब। नाउ एंगल डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्स क्यू आर। एक्स क्यू आर का ये एक्सटीरियर एंगल है। ओके, सो एक्स क्यू आर प्लस एक्स आर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा। एक्स क्यू आर प्लस एक्स आर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा। लेकिन एक्स क्यू आर, क्यू एंगल क्या है हमारा? आई माइनस आर वन, आई माइनस आर वन। एक्स आर क्यू क्या है? ई माइनस आर टू इज इक्वल टू डेल्टा। अब इसमें से हम R1 R2 वाला टर्म एक साइड लेके जाएंगे और I और E वाला टर्म एक साइड, तो क्या? I प्लस E, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। अब I1 प्लस R2 इक्वेशन 3 हमने स्टडी किया है, क्या है? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो अब यहाँ पुट कर देंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। सो ये हो गया I प्लस E माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। अब A को उस साइड भेज दो तो क्या होगा? I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ये क्या हो गया हमारा रिलेशन? I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, इक्वेशन 5। दिस इज इक्वेशन बिटवीन एंगल, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये रिलेशन बिटवीन द एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया, रिलेशन बिटवीन एंगल्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो उससे पहले इस इक्वेशन से आपको क्या क्लियर होता है? देखो, इंसिडेंट एंगल हम चेंज कर सकते हैं, इमर्जेंट एंगल तो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है, ए एंगल तो कांस्टेंट है। ओके, डेल्टा भी अकॉर्डिंग टू आई चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू आई चेंज होगा। अब देखो, अगर हम आई को चेंज करते तो बाकी क्वांटिटी चेंज होगी, अगर हम ए को भी चेंज करते हैं तो बाकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। सो डेल्टा ई R1 R2 ये सारे टर्म किस पे डिपेंड करते हैं? एक तो आई पे डिपेंड करते हैं, एक तो प्रिज्म पे डिपेंड करते हैं एंगल, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो अब हम सेकेंड पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं, डेविएशन कर्व एंड मिनिमम डेविएशन। डेविएशन कर्व एंड मिनिमम डेविएशन। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 कौन सा था हमारा? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और इक्वेशन 5 कौन सा था? I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। इट इज़ क्लियर दैट डेल्टा E R1 R2 डिपेंड्स अपॉन I, A एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N। सो ये सारे एंगल डेल्टा E R1 R2 ये किस पे डिपेंड करते हैं? एक तो आई पे डिपेंड करते हैं, एक एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करते हैं, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं। अगर हम आई इंक्रीज करें तो R1 इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा R1? हमने स्टडी किया है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, बेंड इट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे मूव करेगी। तो क्या होगा? ये I1 इंक्रीज़ होगा तो R1 भी इंक्रीज़ होता जाएगा। देयरफॉर अगर हम रिलेशन फाइंड करें, साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू N रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो एक टर्म इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी टर्म इंक्रीज़ होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहती है। ओके, ये समझ में आ गया। I1 बट R2 एंड E डिक्रीज़ होगा, R2 डिक्रीज़ होगा और E भी डिक्रीज़ होगा, दोनों डिक्रीज़ हो रहे। तो ये समझ लो, अगर I1 इंक्रीज़ होता है तो R1 इंक्रीज़ होता है, लेकिन R2 और E दोनों क्या होते हैं? डिक्रीज़ होते हैं। अब ये तो सारे कंडीशन समझ में आ गए। अब हम डेल्टा का स्टडी करेंगे। डेल्टा मीन्स क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन का। तो अभी हमने पढ़ा है कि I इंक्रीज़ होता है तो R1 इंक्रीज़ होता है, R2 डिक्रीज़ होता है, E डिक्रीज़ होता है, ये कॉमन रिलेशन है। लेकिन अगर I इंक्रीज़ होता है या I डिक्रीज़ होता है तो डेल्टा का वेरिएशन थोड़ा अलग होता है। डेल्टा का वेरिएशन क्या होता है? थोड़ा अलग होता है। देखो, ये देखो, इस एक्सिस पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट ड्रॉ किया है और इस एक्सिस पे हमने एंगल ऑफ डेविएशन ड्रॉ किया है। ओके, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता जाएगा
वैसे इनिशियली एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा एंड देन वापस इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, वापस इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो ये कर्व हमें क्या बता रहा है, देखो आई इंक्रीज इनिशियली डेल्टा डिक्रीज, इनिशियली डेल्टा डिक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है, इनिशियली डेल्टा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एट सर्टन वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम, एट सर्टन वैल्यू पे डेल्टा का वैल्यू मिनिमम होगा। कौन से वैल्यू, जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट का वैल्यू सेम हो जाएगा, उस केस में डेल्टा का वैल्यू मिनिमम होगा। ओके, एंड देन उसके बाद अगर हम आई इंक्रीज करते हैं सो डेल्टा ऑल्सो इंक्रीज, तो इनिशियली डिक्रीज देन मिनिमम एंड देन इंक्रीज। तो इससे क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। इससे जो शेप होगा वो कैसे बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब हमें जो कंडीशन यूज़ करना है वो ये कंडीशन हमें यूज़ करना है, सेकेंड कंडीशन। जब डेल्टा एंगल मिनिमम हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ई, ये कंडीशन हमें यूज़ करना है। नाउ दस एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम पे क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई। अगर ये दोनों इक्वल है देन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, R1 और R2 दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, R। नाउ इक्वेशन 3 हमें क्या कहता है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 R2 का वैल्यू इक्वल है R, तो R प्लस R 2R, देयरफॉर R इज इक्वल टू A बाई 2, therefore R is equal to A by 2. Now from equation 5 क्या था, I plus E is equal to A plus delta। अब I और E इक्वल है, सो E की जगह में I रख सकता हूँ, तो I plus I 2I is equal to A plus delta, therefore I is equal to A plus delta divided by 2, A plus delta divided by 2। Now according to Snell's law हमें क्या कहता है, n is equal to sin I upon sin R, n is equal to sin I upon sin R। अब sin I का वैल्यू और R का वैल्यू हमने निकाला है, वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो अब sin I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू A प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2, A प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2, और R का वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू A बाई 2, देयरफॉर साइन A बाई 2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं प्रिज्म फार्मूला। इसे क्या कहते हैं, प्रिज्म फार्मूला। यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म फार्मूला समझ में आ गया। इसमें कॉमन स्टेप कौन से हैं, पहले तो रिलेशन बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है एंड देन डेविएशन कर्व, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट करते हैं, उससे स्टडी करना है। रिलेशन ऑफ एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, पहले क्वाड्रिलेटरल देना है एंड देन नीचे वाला ट्रायंगल देना है, उनको कंपेयर करना है, देन ऊपर वाला ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करना है, उससे हमें रिलेशन मिल जाएगा। और एंगल ऑफ यहाँ डेविएशन कर्व में क्या होगा, हम कंडीशन लेंगे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम वेयर आई इज इक्वल टू ई एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, वो इक्वेशन में हम पुट करेंगे और साइन आई और साइन आर में हम वैल्यू पुट कर देंगे। इतने ईजी स्टेप है। ओके, तो ये ईजी कंसेप्ट है, इसका प्रैक्टिस करो। ये IMP है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको, तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ओके, तो यहाँ हम हमारा टॉपिक प्रिज्म फार्मूला एंड करते हैं। थैंक यू।